ऐसे जो है ना, ऐसे ज़रूरत पड़ती है जब मैंने, ये देखिए गाड़ी चली गई है 120 पे। ऐसे काम मैं सिर्फ तब करता हूँ जब ओवरटेक करना होता है। ये देखिए मैंने डाउन शिफ्ट किया है, मैनुअल, ये देखिए मतलब ये गाड़ी बिल्कुल मेरे कंट्रोल से बाहर जा रही है, तो मैंने ब्रेक जो है वो लगा दी है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, टॉर्क आपको मिल गया। डीजल की कॉस्ट जो है वो पेट्रोल से सस्ती है। एंड ये मैंने 2 गियर नीचे किए हैं, ये देखिए 1, सफारी इज़ गॉन, पैर उठा लिया मैंने, गाड़ी कोस्ट कर रही है, ब्रेक दबाई, अभी गाड़ी में मैनुअल गियर ही डला हुआ है, M5 में है गाड़ी, सामने मेरे सेल्टॉस है। जब जगह मिलेगी तो 80 से गाड़ी नो टाइम 120 जो है वो पहुंच जाएगी। जस्ट 1 सेकेंड, दिस इज़ डेफिनेटली फन एंड ओके। मेरे सामने अभी मर्सिडीज़ आ गई हैं एंड हेयर वी गो, 1 सेल्टॉस एंड एक कम किया मैंने, ये देखिए आप 120, 120, 130 मैक्सिमम स्पीड एक्सीडेड। ये देखिए उसने बीप करना शुरू कर दिया और मैंने कितने, सिर्फ 1.5 सेकंड के लिए पंजा दबाया था, बेसिकली एक्सेलरेट किया था। M5 में है, ये थोड़ा सा मैंने और दबाया, ये देखिए आप, ये देखिए हल्की सी ब्रेक। नमस्कार दोस्तों, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। दोस्तों डीजल गाड़ी जब भी आपने लेनी है तो 50-50 की चलाई आपकी होनी चाहिए, 50% इन द सिटी एंड 50% ऑन द हाईवेज। ऐसा मैं क्यों कहता हूँ, और जब मैं कहता हूँ 50% ऑन द हाईवेज, उसका मतलब ये है कि इससे ज़्यादा तो ज़रूर हो बट इससे कम जो है वो ना हो, क्योंकि अगर इससे कम होगी तो समझ लीजिए फिर आपके फैसले में थोड़ी सी जो है वो प्रॉब्लम है। एंड विद दैट वन कंडीशन इज ऑल्सो देयर कि आपकी जो रनिंग है वो 1500 किलोमीटर से ऊपर होनी चाहिए टू जस्टिफाई द डीजल। अदरवाइज डीपीएफ की टेंशन जो है आपको कुछ थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स के बाद आ सकती है और फिर वो आती ही रहेगी और फिर आप ब्लेम करोगे ब्रांड को। एंड व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट डीजल कार इन 2026 तो प्लीज आप ये मान के चलिए कि जो गवर्नमेंट है, जो अथॉरिटीज हैं, दे डोंट वांट यू टू बाय अ डीजल। उनको वो 40% जीएसटी तो आती अच्छी लग रही है गाड़ी से, या 18% जीएसटी अगर आप छोटी गाड़ी ले रहे हो, और इतनी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, वो सब तो ठीक है उनके लिए, बट एक्चुअली दे डोंट वांट दैट। और ब्रांड्स को भी डिस्करेज किया जा रहा है। तो जब मैं कहता हूं कि 1500 किलोमीटर रनिंग आपकी होनी ही चाहिए टू जस्टिफाई दैट डीजल टैग, उसका रीजन यही है दोस्तों कि आई वांट कि आप जो है साल में गाड़ी अपनी 18,000 से 25,000 किलोमीटर आप चला लेंगे। जब तो होगा क्या कि जब तक उसकी एक 7-8 साल में आप जो पैसे हैं वो वसूल कर लेंगे। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आप नॉन टैक्सी ड्राइवर हैं, अगर आप टैक्सी नहीं चलाते, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू टैक्सी ड्राइवर्स, तो जब आप टैक्सी नहीं चलाते तो अगर एक रेगुलर कस्टमर अपनी गाड़ी को 1.5 लाख से लेके 2 लाख किलोमीटर चला लेता है तो वो पैसे जो है जेन्युइनली पूरे कर लेता है, चाहे वो कोई एक्सपेंसिव एसयूवी या एक्सपेंसिव डीजल गाड़ी भी क्यों ना हो। अब दोस्तों ये वीडियो लेकिन जो है ये, अब देखिए मैं लुधियाना से जलंधर आया हूँ और वो वापस जा रहा हूँ। डीजल गाड़ी है ये, मैंने लास्ट ईयर GLA डीजल 220 फॉर्मेटिक जो है वो ली है। अब मेरी चलाई लेकिन 50-50 नहीं है, क्योंकि ये फैसला लिया मैंने यहाँ से लिया दिल से। मैं जानता हूँ कि इसमें दिक्कत जैसी मेरी रनिंग है वो आ सकती है, बट इवन देन मैं 15 दिन में एक बार इसको एक हाईवे का 60-70 किलोमीटर का जो ट्रिप है वो लगवा देता हूँ, तो एक मन की सेटिस्फेक्शन के लिए कि जो DPF में सूट इकट्ठा हो गया होगा सिटी रनिंग के दौरान वो जल जाएगा। बट ये टाइम ही बताएगा कि ये प्रॉब्लम हल होती है कि नहीं। सो वीडियो इज अबाउट कि डीजल को लेके अभी भी 2026 में भी जब ईवीज आ गई हैं, हाइब्रिड्स आ गई हैं, तो लोग डीजल को लेके अभी भी दीवानगी क्यों है लोगों में, वो उसका आंसर जो है मुझे तो देखिए मिल ही गया है। मैंने तो खुद डीजल ली ही है, बट मैं आपको वो चीज़ लाइव दिखाना चाहता हूँ जिसमें मैं GLA 220D, जिसमें 400 Nm का टॉर्क है, 2000 सीसी का डीजल इंजन है, 8 स्पीड DCT गियर बॉक्स के साथ ये गाड़ी आती है, और ऑल व्हील ड्राइव है, जिसमें मोस्टली जब मैं एक्सेलरेट करता हूं तो गाड़ी ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज़रूरत पड़ने पे ही जो रियर टायर्स हैं उसको काम में लाए, वो जब आप ये देखिए एक्सेलरेट भी करते हैं, ये देखिए तब भी 30% के आसपास ताकत पीछे जाती है। तो स्क्रीन में भी वो चीज़ दिखाते हैं कि इसके लाल लाल टायर जो हैं वो घूमते हैं। तो दोस्तों वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे कि फ्यूल एफिशिएंसी जो है इस गाड़ी की, मैं देख के हैरान हूँ, बट मैं इमीडिएटली आपको नंबर नहीं बताऊंगा, क्योंकि लगभग 65 किलोमीटर मैं चला के आया हूँ लुधियाना से, जिसमें 20-25% रास्ते में लुधियाना मैंने कवर किया बेसिकली सिटी ट्रैफिक। उसके बाद ठीक है कि जो मैं हाईवे पे अभी आया हूँ, ये जो अमृतसर हाईवे है जो दिल्ली भी जाता है इस तरफ और अमृतसर इस तरफ है, NH44 आई बिलीव, तो उस पर ठीक है। फिर मैंने 80 to 90 के बीच बीच में मैं रहता हूँ, 70 to 90 मैं लाइट फुट ही चलाता हूँ। ऐसे जो है ना, ऐसे ज़रूरत पड़ती है जब मैंने, ये देखिए गाड़ी चली गई है 120 पे,
ऐसे काम मैं सिर्फ तब करता हूँ जब ओवरटेक करना हो, क्योंकि पावर एट योर डिस्पोजल इज मस्ट। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये इसकी फ्यूल एफिशिएंसी की बात करूँगा और हल्का फुल्का जो इसका मैं कह सकता हूँ कि ड्राइव करके कितना मज़ा आता है, मैं उसकी बात करूँगा। तो फ्यूल एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो देखिए शहर के लिए डीजल गाड़ी नहीं बनी हुई ये वाली। तो नंबर अगर आप देखेंगे कि इसका शहर में डीजल GLA अगर आप ले रहे हो तो शहर में आप 13-14 के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन नॉर्मल ट्रैफिक, जिसमें मैं लुधियाना जैसे शहर की बात कर रहा हूँ, जिसमें मेरी गाड़ी 40 से 50 स्पीड जो है वो मेंटेन करती है, छोटे ट्रिप्स जो है वो रहते हैं। तो ये सेम टॉर्क के साथ, या इवन मैं कहता हूँ आप कोई और गाड़ी उठा लीजिए, मैं नाम नहीं लूँगा, जिनमें 300 Nm ऑफ टॉर्क है या इवन 250 Nm टॉर्क भी है, उसकी फ्यूल एफिशिएंसी शहर में ही इससे आधी है। तो यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर DPF वाली चीज़ ना हो या हम उसको मैनुअली, जैसे मैं आपको कहता हूँ कि 15 दिन में एक बार मैं इसको हाईवे पे लेके जाता हूँ ताकि उसका जितना भी सूट इकट्ठा हुआ है वो जल जाए। तो इस चीज़ का अगर सोल्यूशन है तो डीजल कार्स का आज की डेट में भी कोई तोड़ जो है वो नहीं है। बिकॉज ये देखिए मैंने डाउन शिफ्ट किया है, मैनुअल ये देखिए, मतलब ये गाड़ी बिल्कुल मेरे कंट्रोल से बाहर जा रही है तो मैंने ब्रेक जो है वो लगा दी है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज टॉर्क आपको मिल गया, डीजल की कॉस्ट जो है वो पेट्रोल से सस्ती है, और फ्यूल एफिशिएंसी के जो नंबर है, हालांकि मैं अभी नहीं बताना चाहता आपको, हम देखेंगे कि 140 किलोमीटर जब हम अपना पूरा वापस लुधियाना पहुंच जाएंगे तो कितने नंबर निकलते हैं, क्योंकि उसमें 20% रास्ता शहर का रहने वाला है, 80% ऑन द हाईवे। तो नंबर देखेंगे कि रियल नंबर क्या निकल के आया है, जो कि इट्स वेरी सरप्राइजिंग फॉर अ कार दैट हैज 400 Nm ऑफ टॉर्क, जो ऑल व्हील ड्राइव है एवरी टाइम, राइट। इट्स नॉट 4x4 के जिसमें आपको मैन्युअली एंगेज जो है वो करना होता है। तो देन इट्स लाइक येस आई डू रिकमेंड डीजल कार्स फॉर 50-50 यूज। बट यार वाकई में जो कार्स आज की डेट में हमें मिल रही हैं डीजल में, चाहे वो 3XO है, नेक्सॉन है, सिरोस, वेन्यू, सोनेट, इतने कम पैसों में आपको 250 Nm से लेके 300 Nm का टॉर्क मिल रहा है, और हाईवेज पे आप जा सकते हो। और ये सोनेट एंड वेन्यू दे कम विद प्रॉपर ऑटोमेटिक एज वेल टॉर्क कन्वर्टर, उसका आज की डेट में भी कोई तोड़ नहीं है। अगर गवर्नमेंट हॉस्टाइल ना हो इस चीज को लेके, गवर्नमेंट बोले कि भाई कार्स तो ये आती रहेंगी, बस आप मैनेज कीजिए और जितने साल चलाना है चलाइए, हम आपको तंग नहीं करेंगे, तो लिटरली डीजल कार्स का आज की डेट में अभी भी कोई मुकाबला नहीं है। आई हैव टू से EVs एंड पेट्रोल टर्बोचार्ज्ड एंड इवन NA, उनके डिफरेंट तरीके की स्ट्रेंथ्स हैं, बट आई हैव टू से कि डीजल की जिस तरीके से हाईवेज पे फ्यूल एफिशिएंसी आती है एंड सिटी में, तो इसीलिए आज की डेट में भी डीजल की इतनी हॉस्टिलिटी होने के बावजूद, सरकार के द्वारा इतनी ज़्यादा EVs की मार्केटिंग होने के बावजूद, इतने ज़्यादा टर्बोचार्ज इंजन आने के बावजूद, फिर भी डीजल का जो सेल्स हैं डीजल की वो नोज डाइव नहीं हुई है। और बात अगर मैं करूं इस पर्टिकुलर इंजन की दोस्तों, क्या मज़ा आता है। मतलब मैं अगर थोड़े वर्ड्स में बोलूं तो मैं तो बोलूँगा मेरा जीवन ही धन हो गया ये गाड़ी लेके। एवरी टाइम आई ड्राइव इट फील्स लाइक कि भाई जो चीज़ ली है ना, बहुत सही फैसला लिया है। और जब वो चीज़ फ्यूल एफिशिएंसी के साथ भी थोड़ा सा उस चीज़ को जस्टिफाई कर देती है ना, तो और ज़्यादा खुशी होती है। क्योंकि कोई कुछ भी बोले, इवन मैं भी ये चीज़ बोलूँगा कि जब मज़ा आपको आता है चला के, टॉर्क ज़्यादा मिलता है, भगा के मज़ा आता है, ओवरटेक्स में मज़ा आता है, इंजन का ग्रंट सुन के मज़ा आता है, स्मूथ गियर शिफ्टिंग में मज़ा आता है, और साथ में जब आप फ्यूल इकोनॉमी भी डबल डिजिट्स देखते हैं ना, समथिंग अराउंड 14-15, तो वो हर चीज़ आपको लगता है कि यार ये सर्वगुण संपन्न, ऑल फीचर्स और ऑल क्वालिटीज़ आर देयर। तो वो फीलिंग बहुत अच्छी होती है इस चीज़ में। एंड जैसे मैंने वीडियो में भी अपने बोला है कि ये गाड़ी मैंने क्यों ली, मैं लेना पेट्रोल ही चाहता था, बट पेट्रोल कार कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं दे रही थी उस वैल्यू को लेके जिस प्राइस टैग पे वो कार्स आती हैं। iX1 ठीक है चलिए EV थी, मैं X1 की बात करूँगा, 3 सिलेंडर पे मेरा मन नहीं था, बिकॉज ऑलरेडी T-Roc में चला रहा था, तो उसमें चला रहा हूँ अभी भी है, 4 सिलेंडर इंजन है, 250 Nm का टॉर्क है, तो वो इमीडिएट वो इसमें ऊम्फ फैक्टर मुझे नहीं लगा। इट वॉज लाइक कि बस एक बैज के लिए गाड़ी जो है वो ले रहे हैं। डेफिनेटली बैज के लिए भी एक मोटिवेशन थी। बच्चा जब होता है तो बंदे का सपना होता है कि बड़े होके जब अफोर्ड कर पाएँ तो वो ब्रांड्स जिसको देखते देखते अब बड़े हुए वो ले सकें। इसी में जो इंजन आता है उसमें भी मुझे लगा कि अगर ऑल व्हील ड्राइव होता तो मैं फिर भी वो जो 1.3 इंजन है उसके साथ मैं चला जाता, बट उसमें ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन नहीं थी। सबसे बढ़िया गाड़ी थी Q3, मैंने लेना था स्पोर्ट बैग, वो थी E10
E10 और दूसरा मैंने उसकी न्यू जेन देख चुका था मैं कि कार वाव पे उसका रिव्यू आ चुका था और मुझे मालूम है कि इस साल के लास्ट तक हो सकता है Q3 नहीं आ जाए, तो मैं फिर वो गाड़ी क्यों लूँ जिसकी आउटगोइंग जेन है और वो सिर्फ डिस्काउंट्स के चलते मैं ले लूँ, तो मुझे वो भी जस्टिफाइड नहीं लगा फैसला। एंड इट वॉज E10। बहुत देर तक A4 भी E10 है, अभी मुझे नहीं मालूम कि A4 उनकी E20 हो गई है कि नहीं। वो ऐसा कहते हैं कि शायद मैनुअल में लिखा हुआ है कि E20 है, बट E20 कंपैटिबल है, बट द थिंग इज कि उस पर स्टिकर जो है वो E10 का लगा देख के, हिंदी में नहीं मुझे मालूम क्या कहते हैं, पंजाबी कहते हैं नहीं, अक्खी देख के मक्खी नहीं निकली जाती। बेसिकली आप जानबूझ के अपना नुकसान नहीं कर सकते। तो व्हेन आई इंक्वायर्ड एंड व्हेन आई नोटिस्ड कि जब बजट आपने एक लेके चले हो आप अपना समथिंग अराउंड 60 से नीचे, तो जब मैंने और ऑप्शन एक्सप्लोर करने की कोशिश की, जिसमें टिगवान R लाइन मैं कह सकता हूँ, iX1 दूसरे नंबर पे, बट व्हेन आई नोटिस्ड कि दिस कार ऑल व्हील ड्राइव आती है इसमें, तो भाई फिर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मैं मैनेज कर लूँगा। आई अंडरस्टैंड कि डीजल थिंग कम्स एट अ कॉस्ट। कल को गवर्नमेंट कुछ भी इसको लेके हॉस्टाइल हो सकती है, इसको लेते हैं और जितना हो सके चलाते हैं। और जिसमें मैं ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट जब मैं कहता हूँ हॉस्टाइल हो सकती है, तो उसमें ये फैसले जो रहते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के हाथ में रहते हैं। अगर कुछ भी कोई कठोर फैसला आएगा तो वो धीरे धीरे ही इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो तब तक मुझे वही चीज़ मालूम है कि अगर इसको मैं 1 डेढ़ लाख चला चुका हूँगा तो मुझे होगा कि ठीक है, मैंने एक सपना जो है वो पूरा कर लिया। और स्पेशली जो आज की डेट में कार्स आ रही हैं विद टच बटन एंड एवरीथिंग, मुझे ये एक थोड़ा सा बड़ा दुख हो रहा है कहते हुए कि जो फिजिकल बटन्स के साथ एक रेट्रो या एक प्रैक्टिकल लुक के साथ इंटीरियर्स आते हैं, मुझे वो अच्छे लगते हैं। तो मुझे एक GST कट्स के आने से पहले ये भी डर था कि एक तो डीजल कार में GST बढ़ ना जाए, तो मैंने उसके पहले बुक करवा रखी थी। दूसरा ये डर था कि अगर इसकी भी कोई नई जेन आ गई और इसमें भी फिजिकल बटन्स की जगह पे टच बटन्स आ जाएंगे तो मैं क्या करूँगा। अभी देखिए ट्रैफिक है तो फ्यूल इकोनॉमी जो है वो थोड़ी सी ड्रॉप हो रही है। तो ये फैसला थोड़ा सा 80% प्लानिंग के साथ और 20% मैं कह सकता हूँ जज्बाती होके जो है वो लिया गया कि वी आर ऑल्सो रनिंग आउट ऑफ लाइफ, है ना। थोड़ा हर बंदे के पास देखिए एक लिमिटेड टाइम ही होता है ऑन द अर्थ। तो मुझे लगा कि नहीं, हम जो हमारे शौक है ना जो कुछ चीज़ों के, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। तो डीजल गाड़ी लेने का जो सपना तो नहीं कह सकते, बट एक रिलायबल डीजल गाड़ी जो अगर बजट में मिल रही थी, जिसमें टॉर्क एकदम से 400 Nm सुन के तो आई वाज लाइक भाई इतने थोड़े से पैसे में ज़्यादा खर्चूंगा तो ऑल व्हील ड्राइव एंड 400 Nm टॉर्क मिल जाएगा मुझे 2000 cc में, तो आई वेंट फॉर दैट। एंड टिल डेट मुझे ये थोड़ा सा दुख भी होता है कि जब मेरे पास मीडिया कार्स आती हैं, चलाता हूँ मैं, बहुत मज़ा आता है, उसको कवर करता हूँ लोगों के साथ, अपने सारी ऑडियंस के साथ उनके इनसाइट्स शेयर करता हूँ। अच्छा लगता है जिस तरीके से प्रोडक्ट्स को एनालाइज करके हर पोटेंशियल कस्टमर को फिर गाड़ी समझ में भी आ जाती है। बट उस दौरान हो क्या रहा है कि वो गाड़ियाँ जब मैं चलाता हूँ तो ये गाड़ी अंदर खड़ी रहती है, तो जिस पर्पज़ से मैंने ली थी कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा चलाएंगे तो वो थोड़ी कम चलती है। बट जितनी बार मुझे मौका मिलता है, जब थोड़ा सा लंबे ट्रिप पे जाना होता है या अदरवाइज भी मुझे लगता है कि चलो एक फ़न राइड लेके आया जाए, तो आई यूज़ माई GLA। और जो चीज़ मैंने आपको बोली है दोस्तों, इसका इंजन का ग्रंट जो है ना बहुत ही अच्छा है। अभी देखिए मैं 2 कार्स को जानबूझ के आगे निकलने दे रहा हूँ। ये अभी देखिएगा आप, ये मैंने हल्का सा पैर, आधा पैर रखा है और ये गाड़ी गोली बन गई है बिल्कुल। मैंने पैर उठा लिया है मैंने, क्योंकि सामने जगह कम है। ये चलिए थोड़ा सा दबाया मैंने, राइट। सामने मेरे सफारी है, एक मेरे सामने सेल्टॉस है, विल ट्राई टू ओवरटेक। अभी मैंने पैर उठाया हुआ है, थोड़ा सा मुझे लगता है उनको लग रहा है मैं रेस लगा रहा हूँ, तो उन्होंने तेज़ कर लिया गाड़ी। और सामने स्पेस कम है, वन अर्टिगा इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू ओवरटेक। तो जगह मिलने दीजिए आप, मैं आपको इसकी इंजन का नोट भी सुनाता हूँ एंड आई विल शो यू कि पैडल शिफ्टर का कमाल क्या होता है। जस्ट 1 सेकेंड, थोड़ी सी जगह मिलने दीजिए, इट विल बी फन, आई कैन अश्योर यू दैट। एंड ये मैंने 2 गियर नीचे किए हैं, ये देखिए 1, सफारी इज़ गॉन। पैर उठा लिया मैंने, गाड़ी कोस्ट कर रही है, ब्रेक दबाई। अभी गाड़ी में मैनुअल गियर ही डला हुआ है, M5 में है गाड़ी। सामने मेरे सेल्टॉस है। जब जगह मिलेगी तो 80 से गाड़ी नो टाइम 120 जो है वो पहुंच जाएगी। जस्ट 1 सेकेंड, दिस इज़ डेफिनेटली फन एंड ओके। मेरे सामने अभी मर्सिडीज़ आ गई हैं एंड हेयर वी गो। 1 सेल्टॉस एंड एक कम किया मैंने, ये देखिए आप 120, 120, 130 मैक्सिमम स्पीड एक्सीडेड। ये देखिए उसने बीप करना शुरू कर दिया और मैंने कितने सिर्फ 1.5 सेकंड के लिए पंजा दबाया था, बेसिकली एक्सेलरेट किया था। M5 में है, ये थोड़ा सा मैंने और दबाया। ये देखिए आप, ये देखिए हल्की सी ब्रेक, 100 पे गाड़ी जा रही थी और नीचे आ गई है। एंड अभी मैं दोबारा से
मैं देख पा रहा हूँ कि अपने आप गाड़ी ने जैसे ही उसने नोट किया कि एक्सेलरेशन में कमी आ गई है तो T7 में वापस ये गाड़ी चली गई है। और जो मोड है वो कंफर्ट मोड है। यहाँ पे मेरे पास फिजिकल बटन है जहाँ पे डायनामिक लिखा हुआ है, इसको मैंने दबाया तो स्पोर्ट मोड में मैं कर सकता हूँ। ये देखिए स्पोर्ट मोड में गाड़ी, ये देखिए आरपीएम उठा देती है 3000 आरपीएम के ऊपर। ये इंडिविजुअल मैं क्या करता हूँ दोबारा से इको मोड भी है जिसमें फ्यूल एफिशिएंसी के नंबर थोड़े से इंप्रूव कर सकते हैं आप, बट उसमें फिर फ्यूल की सप्लाई वैसी रहती है। तो मैं क्या करता हूँ इसको कंफर्ट मोड में वापस भेज देता हूँ। जो अच्छी चीज़ मुझे इस गाड़ी में लगती है वो है फिजिकल बटन्स, एवरीथिंग प्रॉपर एसी के बटन्स हैं, प्रॉपर यहाँ पे लाइट्स के बटन हैं, प्रॉपर एवरीथिंग ऑन द विंडोज, वन टच अप डाउन, एंटी पिंच। और जो इनफैक्ट ये स्टीयरिंग पे टच बटन्स हैं, इनकी लेटरिंग और इनमें ग्रूव्स इतने अच्छे बने हुए हैं। आई एम नॉट ट्राइंग टू टेक साइड, मैं इससे अच्छा वही चाहूँगा कि फिजिकल बटन ही हों, बट दीज आर वेरी इजी टू यूज़। इसमें अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल यूज़ करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। एक स्पीड लिमिटर है, क्रूज कंट्रोल रेगुलर हो गया, फ़ोन कॉल एंड एवरीथिंग, इट्स वेरी इजी टू यूज़। क्योंकि जो लेटरिंग एंड जो आइकॉन्स हैं दे आर वेरी क्लियर। और मैं बार बार कह रहा हूँ, अलग अलग जो स्पोक्स हैं जो ऐसे हॉरिजॉन्टल बने हुए हैं उनमें ग्रूव बना हुआ है, जिसमें एक में ओके का बटन है विद जॉयस्टिक काइंड ऑफ एरोस, 4 एरोस, और वॉल्यूम एंड ये ग्रूव जो बना हुआ है वो सेट करने के लिए आपका क्रूज कंट्रोल। तो इट्स वेरी इजी टू यूज़, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा टू गेट यूज टू इट। एट द सेम टाइम स्टोरेज स्पेस इज़ फाइन, द क्वालिटी एंड एवरीथिंग। क्वालिटी वाज द मेन रीज़न कि जब आई चेक द कैबिन ऑफ GLA, हालांकि जो GLA मैंने देखी थी उसका कलर लाइट था इंटीरियर्स का, क्योंकि AMG लाइन में डार्क आते हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं, वो देख के आई वॉज लाइक दिस कार इज़ टू गुड। इवन दो आई हैव टू से कि थोड़ी सी जो मुझे इंटीरियर्स थे वो थोड़ी सी फेमिनिन, थोड़ी सी कॉर्पोरेट लुक आ रही थी। ब्लैक आई पर्सनली लाइक इट। हालांकि मुझे थोड़ी सी ये भी फीडबैक मिली है कुछ एल्डर्स से कि पीछे बैठ के गाड़ी थोड़ी सी कम स्पेशियस लगती है। हालांकि इट्स ऑल अबाउट द आई विल से कि कलर्स के कारण, क्योंकि एट द सेम टाइम GLA में जब आप बैठेंगे तो आपको वो रूमी लगेगी बिकॉज ऑफ द लाइटर कलर्स। तो ये डिपेंड करता है कि आपने अगर AMG की तरफ जाना है तो फिर स्पोर्टी इंटीरियर्स बनाने के कारण ब्रांड ने जो ब्लैक इंटीरियर्स दिए हैं वो हर किसी की चॉइस नहीं हो सकते। द रेड स्टिचिंग ऑन दिस स्टफ, डोर्स एंड स्टीयरिंग, इट लुक्स वेरी अप मार्केट। बहुत ही मज़ा आता है। कोई देखिए, कोई कुछ भी कहे, 25 लाख के नीचे नीचे जो कार्स आती हैं वो परफॉर्मेंस में कई बार ज़रूर होता है कि नंबर एक आधा इधर उधर हो सकता है, बट दोस्तों जो क्वालिटी रहती है, जो बिल्ड, जो दरवाज़ों का भारीपन, जो एक एक चीज़ की डिटेलिंग, एक एक चीज़ को कैसे कवर किया हुआ है, एम्बियंट लाइटिंग की क्वालिटी कैसी है, स्क्रीन का रिस्पांस कैसा है, इंसुलेशन एक एक चीज़ की, ग्लास की थिकनेस, दोस्तों इस चीज़ में जो लग्जरी ब्रांड्स हैं वो डेफिनेटली एक्स्ट्रा पैसे जो है वो जाते हैं। और वो रियल टाइम क्या फ़ायदा मिलता है आपको, एक तो डायनामिक्स में, हाईवे स्टेबिलिटी में, ब्रेकिंग में, एंड इंसुलेशन एंड रियल टाइम सेफ्टी, जो बार बार मैं चीज़ कहता हूँ। क्योंकि जितनी महंगी कार उतनी ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म और ज़्यादा आई विल से हाई स्ट्रेंथ स्टील पाइवोटल एरियाज पे। तो वो अगर इससे ऊपर आप चले जाएंगे GLC में, GLE, GLS जो भी इनकी आती हैं सीरीज़, उसमें फिर ऑब्वियसली और ज़्यादा सेफ्टी अच्छी हो जाएगी इससे। तो ये हम नहीं कह सकते कि जो गाड़ियाँ बजट में आती हैं वो एंट्री लेवल जैसा ही है सब कुछ, ऐसा नहीं होता दोस्तों। वरना फिर तो उस लॉजिक से GLA के ऊपर तो आपको कोई कार लेनी ही नहीं चाहिए अगर आपने मर्सिडीज़ में भी जाना है तो ये कुछ चीज़ें हैं। दैट वाज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड गेटिंग दिस कार। और अभी तक जिसमें आई से अक्टूबर में मैंने ली थी, नवंबर दिसंबर, तो 6-7 मंथ्स हो गए हैं। एक बार मेरी गाड़ी हल्की सी लग भी गई है इस तरफ, जो है वो बैरियर जो रहते हैं, बैरिकेड्स, वो बेचारा एक बंदा मेरी हेल्प कर रहा था साइड में करने में, तो वो टच कर गया, उसके साथ हल्का सा फेंडर पे निशान जो है वो आ गया, अंदर को चला गया। तो अभी तक इसका वॉक अराउंड भी नहीं किया और ये चीज़ जो है वो हो गई है। तो ये चीज़ है दोस्तों कि हाईवे स्टेबिलिटी में इट्स लाइक अ जेम। और इसका एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा, स्टीयरिंग की अगर आप बात करें ना, तो स्टीयरिंग फील्स शुरू में जब आपने सपोज कीजिए हल्का सा मोड़ना है, तो जो इतने चौड़े टायर हैं इसके, मुझे लगता है 235 है और 19 इंच का अलॉय व्हील है, तो इट फील्स लाइक कि शुरू में आपको वो माइक्रो सेकंड में आपको होगा कि हाँ वो जमा हुआ था, आपको थोड़ी सी एफर्ट लगी उसको हैंडल करने में, इधर उधर करने में। बट उसके बाद ऑब्वियसली स्टीयरिंग इज़ इन बिटवीन हैवी एंड लाइट। ओवरली लाइट नहीं है स्टीयरिंग, और वो डीजल गाड़ी में ओवरली लाइट का मज़ा भी नहीं आता। तो बड़ा ही एक परफेक्ट सा सिंक्रोनाइज है गियर बॉक्स, इंजन एंड स्टीयरिंग का। बहुत ही मज़ा आता है इसको होल्ड करके, काफ़ी चौड़ा है, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहता है जब आप इसको पर्टिकुलरली हाईवेज पे चलाते हैं। एंड बिकॉज ऑफ द साइज़, आपको लगता होगा साइज़ देख के ये थोड़ी सी हैचबैकिश लगती है दोस्तों, बट एक बार आपको याद होगा मैंने ट्विटर पे शेयर किया था, इसकी लेंथ जो है ना, इट्स वेरी मच सिमिलर टू स्लाविया, और चौड़ी भी काफ़ी है ये गाड़ी, 1840 के आसपास है, और लेंथ भी इसकी काफ़ी अच्छी है। तो लगता है आपको अंदर बैठ के कि आप एक काइंड ऑफ क्रॉसओवर चला रहे हैं, बट इवेंचुअली
यू नीड टू बी केयरफुल, बट थैंकफुली 360 डिग्री कैमरा इज देयर जिसकी कच्च वर्गी क्वालिटी है, कच्च वर्गी, क्रिस्टल क्लियर, आगे पीछे, राइट साइड, लेफ्ट साइड, बहुत ही मज़ेदार। एंड थैंकफुली जो स्क्रीन का साइज़ भी है 8 इंचेस, देखिए इवेंचुअली हमने स्क्रीन को करना ही क्या है, मैप्स यूज़ करने हैं और गाने सुनने हैं, दोनों चीज़ों के लिए ये जो साइज़ है इसका, ये बड़ा परफेक्ट है। जो डायल्स का डिज़ाइन है और जो मल्टीपल व्यूज़ हैं बहुत ही टेस्टफुली किए गए हैं। व्यूज़ से याद आया, मैं ये अगर आप एक्शन कैमरा पे देख पा रहे हैं, ये स्पोर्ट वाला मैं ऑन कर देता हूँ और ये इतना अच्छा लगता है मुझे बिकॉज इसमें ये टॉर्क यहाँ पे मैं स्क्रीन पे ये आपको लाइव दिखता रहता है। जैसे अभी 140 के ऊपर है, जैसे ही मैं पंजा दबाऊंगा ये देखिए 400 चला गया पूरा, ये देखिए आप। और मैं अभी थोड़ी सी रोड खाली है तो अभी आपको दिखाता हूँ वो, जिसमें आपको गाड़ी दिखेगी जी। ये देखिए ये रेड है ना सामने, अब जैसे ही आप पंजा दबाते हैं ये देखिए पीछे भी ताकत चली गई, ये देखिए। और यहाँ पे सारा स्क्रीन में आता रहेगा कि कितनी एक्सेलरेशन की परसेंटेज है। ये देखिए एक्सेलरेट मैंने किया हुआ है जैसे 32%, ब्रेक मारूंगा 7%, और बाकी जो ये चीज़ें हैं ये कि रोड कितनी इधर उधर है सारा, ये भी एंगल आपको रोड जो है वो बता देती है कि ये देखिए अभी जैसे थोड़ी सी पुल आया तो डिग्री जितनी भी थी वो बता दी उसने, और यहाँ पे इस जगह पे रोड कितनी टेढ़ी है लेफ्ट राइट वो भी एंगल आपको पता चल जाता है। तो ये लाइव डेटा देख के भी बहुत मज़ा आता है। ये देखिए मैंने एक्सेलरेट किया, 400 Nm का टॉर्क अभी मिल रहा है गाड़ी को, और ये देखिए आप, और मैं अब जब ब्रेक दबाऊंगा तो, और ये देखिए इसके अलावा भी इंजन डाटा, ये इंजन ऑयल प्रेशर है, ये कूलेंट का प्रेशर भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जी फोर्स आप देख पा रहे हैं। जैसे मैं गाड़ी इधर उधर करता हूँ तो ये जो पॉइंट है मिडल में वो बता देता है कि किस तरफ जी फोर्स जो है वो है, ये देखिए। तो ये डेटा देख के भी मज़ा आता है, और 400 Nm टॉर्क विद दिस लाइव डेटा, क्या मज़ा आता है यार। मतलब वो जो कहते हैं ना कि पैसे पूरे हो जाते हैं, तो ये चीज़ है, जस्टिफाइड है सब कुछ। मतलब आई एम नॉट फैसिनेटेड बाय स्क्रीन्स एंड एवरीथिंग, बड़ी बड़ी स्क्रीन्स, ये डेटा और साथ में जो परफॉर्मेंस इस चीज़ को जस्टिफाई करती है विद बिग डिस्क ब्रेक्स, फ्रंट में वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स हैं, पीछे रेगुलर डिस्क ब्रेक्स हैं, तो मज़ा आता है दोस्तों। और अभी मैं जब ये देख रहा हूँ कि डेटा क्या है, बिकॉज हमने गाड़ी रास्ते में काफ़ी पुल की है, तो अभी भी डेटा जो है वो अच्छा है। थोड़ा सा अब मैं कोशिश करूँगा कि गड्ढा था, मैंने साइड से निकाल लिया गाड़ी, तो अभी मैं कोशिश करूंगा कि मैं जो अपनी स्पीड 70 से 90 मेंटेन करूं जैसे मैं रेगुलरली चलाता हूं। एसी का जो टेम्परेचर यूनिट है वो आपको स्क्रीन में ही दिखता है, तो आई जस्ट विश कि यहाँ पे कहीं छोटी मोटी कोई स्क्रीन होती, तो आई विल ट्राई टू कीप इट इन 70 to 90 नाउ, एंड देखेंगे कि कितना नंबर हम जब लुधियाना पहुँचते हैं तो रिटर्न होता है। बट एट द सेम टाइम आई वांट टू टेल यू कि इसकी सस्पेंशन इज़ ऑन द स्टिफर साइड। गाड़ी अगर AMG लाइन है, मैंने GLA को बहुत ज़्यादा नहीं चलाया, तो मुझे GLA जिनके पास है रेगुलर बिना AMG लाइन, मुझे वो भी बताएं कि इसकी सस्पेंशन ही क्या स्टिफ है कि उसकी भी ऐसी स्टिफ रखी गई है। मतलब इसको तो बिल्कुल ही वैसे ही बनाया गया है कि आपको अगर बस वो है कि हैंडलिंग में बिल्कुल भी बॉडी रोल नहीं चाहिए। ये देखिए मैं जानबूझ के निकाल रहा हूँ, ये देखिए वो थर्ड देख रहे हैं आप, तो 19 इंच अलॉय व्हील्स भी उसमें और ज़्यादा मदद करते हैं, क्योंकि प्रोफाइल भी इसकी मुझे लगता है 45 के आसपास ही है। तो इट्स वेरी मच लाइक कि इट्स मेड फॉर परफॉर्मेंस ओनली, फॉर ड्राइवर्स हु लव टू ड्राइव द कार। तो ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, बिकॉज इस सेगमेंट में हमें लगता था कि BMW X1 थोड़ी सी ड्राइवर ओरिएंटेड गाड़ी है, बट एक्चुअल में जब आप सारी कार्स चला के देखेंगे, हालांकि सभी कार्स ही अच्छी हैं, Q3 अपनी जगह पे बहुत ही अच्छी है विद ऑल व्हील ड्राइव क्वात्रो, राइट। BMW की अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, उसकी प्रैक्टिकलिटी ज़बरदस्त है, उसकी लेग रूम अच्छा है, iX1 तो बहुत ही अच्छी है, तो डिफरेंट स्ट्रेंथ्स हैं। बट दिस कार एक्चुअली जस्टिफाइज द थिंग कि अगर आपने ड्राइवर ओरिएंटेड गाड़ी लेनी है, गो फॉर द डीजल, गो फॉर ऑल व्हील ड्राइव, नो कॉम्प्रोमाइज व्हाट्सोएवर दोस्तों। तो अभी लुधियाना जाके देखते हैं कि नंबर कितना रिटर्न होता है, बिकॉज मैं देख पा रहा हूँ सामने कि अभी जो टोल भी आने वाली है उस पर भी थोड़ा रश है। तो अभी वी हैव कवर्ड 94 किलोमीटर्स, 2 घंटे गाड़ी चली है, एवरेज स्पीड रही है 47 किलोमीटर की। तो अभी घर जाके देखते हैं कि कितनी फ्यूल एफिशिएंसी हमें GLA डीजल रिटर्न करती है दोस्तों। फाइनल नंबर बताने से पहले मैं आपको इसकी कुछ कमियां या कुछ हल्के फुल्के शॉर्ट कमिंग्स जो है वो डिस्कस करना चाहता हूं। उसमें सबसे पहले तो ये है कि येस इट्स अ सुपर सेफ कार। लग्जरी कार में एक रियल टाइम सेफ्टी की हमने ऋषभ पंत के केस में भी जैसे देखा, राइट। तो दैट कम्स एट अ कॉस्ट, सम कॉस्ट आई विल से, क्योंकि मैं जितनी कार्स भी चलाता हूँ मुझे उसके कंपैरिजन में ये जो A पिलर है, ये देखिए कितना बाहर को आया हुआ है, इट्स वेरी थिक। एंड उस चीज़ का फिर ठीक है कि मुझे आदत नहीं है वैसे इतने थिक A पिलर्स की, तो ये थोड़ा सा मुझे फिर ध्यान रखना होता है। आई नीड टू बी वेरी वॉचफुल वाइल टेकिंग टर्न्स, ताकि जो मेरा ब्लाइंड स्पॉट है उसमें मुझे पता रहे कि सामने कुछ है तो नहीं। तो स्पीड का थोड़ा ध्यान रखना होता है। A पिलर एक तो इसका चौड़ा है, दूसरा जैसे मैंने 360 डिग्री कैमरा की तारीफ की क्लैरिटी को लेके, बट एट द सेम टाइम ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग इसमें नहीं है। ब्लाइंड स्पॉट काइंड ऑफ अलर्ट है। यहाँ पे ये बना हुआ है जो ट्राइएंगल, वो कोई गाड़ी अगर निकलेगी या इस तरफ भी वो बीप करता है बड़े अच्छे से। और ये जो एम्बिएंट लाइट है जिसका मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि इट लुक्स
फैंटास्टिक। रेड कलर में तो बहुत ही सुंदर लगती है, बहुत टेस्टफुली की गई है। तो ये भी फिर ब्लिंक करती है ऐसे 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 लाइक दिस, जब आप दरवाज़ा खोलने लगते होते हो या कोई गाड़ी जैसे अभी निकल रही है, तो दैट इज़ देयर, बट ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग इज़ नॉट देयर, जो कि आज की डेट में हमने देखा है कि टाटा की या हुंडई की कार्स में तो वो चीज़ बहुत ही कॉमन है। तो ये कुछ इतने ज़्यादा पैसे अगर आपने लगाए हैं तो ये कुछ फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे। और जो वेंटिलेशन भी है सीट्स में दोस्तों वो नहीं है, हालांकि कूलिंग बहुत अच्छी है इसकी, बट सीट वेंटिलेशन इज़ नॉट देयर। और ये देखिए तीनों ये टरबाइन डिज़ाइन के साथ जो वेंट्स दिए गए हैं, दे लुक वेरी अप मार्केट, वेरी टेस्टफुली डन, तो अच्छा लगता है। गियर लीवर आपका यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आपकी स्टोरेज स्पेस ही है विच इज़ वेरी नाइस, फेल्ट लाइनिंग के साथ दी गई है आपकी ताकि चीज़ें रैटल ना हो। यहाँ पे भी अच्छी है, 2 कप होल्डर्स एंड दिस रबर थिंग जहाँ पे मैंने अपना ये कार्ड होल्डर रखा हुआ है, यहाँ पे फ़ोन चार्ज हो रहा है। तो प्रैक्टिकलिटी को लेके काफ़ी ध्यान रखा गया है, बट ये छोटी छोटी कुछ चीज़ें हैं। लुक्स का भी मैं ज़रूर कह सकता हूँ, जिसमें इट लुक्स काइंड ऑफ क्रॉस ओवरिश एज़ कम्पेयर टू Q3 एंड BMW, जिसकी लुक्स थोड़ी सी ऑन द बॉक्सियर साइड है, तो वो थोड़ी सी इम्पोजिंग काइंड ऑफ SUVs लगती हैं। इसकी लुक्स थोड़ी ग्रेसफुल डिफरेंट तरीके में जो है वो लगती हैं। तो खास करके AMG लाइन की जैसी स्टाइलिंग है, जो फ्रंट में बम्पर डिज़ाइन है, जिस तरीके से पीछे भी जो 2 एग्जॉस्ट काइंड ऑफ फेक एग्जॉस्ट जैसे दिए गए हैं, तो वो स्पोर्टी लगती है कार। 19 इंच के अलॉय व्हील्स 5 स्पोक बहुत ही सुंदर लगते हैं, इन पर्सन गाड़ी देख के मज़ा आता है। बट इवन देन आई हैव टू से के लुक थोड़ी सी क्रॉस ओवरिश है, इट्स नॉट SUV। तो जिसको SUV काइंड ऑफ लुक्स चाहिए उसको GLC की तरफ जो है वो जाना चाहिए। और एक और फीचर है जो ब्रांड चाहता तो दे सकता था बट उन्होंने दिया नहीं। यहाँ पे अगर मैं कंफर्ट में जाके इसके सीट काइनेटिक्स को ऑन कर दूं, तो ये देखिए ड्राइवर साइड मैंने ऑन कर दिया है, तो अभी क्या है, हल्का हल्का हल्की हल्की वाली मसाज है। बट जैसे टिगुआन R-Line या अभी टेरॉन मेरे पास आई है, या लेटली हमने मैजेस्टर देखा है, तो उसकी जो प्रॉपर मसाज के फंक्शन रहते हैं जिसमें वेव एंड सो मेनी फीचर्स आर देयर, इसमें नॉर्मल है बिल्कुल हल्की हल्की आपके काइंड ऑफ, जब मैं नीचे जा रहा हूँ मोड़ काट रहा हूँ तो वो हल्की हल्की आपको मसाज देती है। बट इट्स नॉट आई विल से अ फुली फंक्शन दैट वी कैन से कि एक मसाज फंक्शन है। जैसे ये देखिए हल्की सी सीट ऊपर हुई, हल्का सा फील हो रहा है मुझे लंबार्ड सपोर्ट में। तो जब आपने मोटर्स लगा ही दी हैं गाड़ी के सीट के अंदर तो आप वो दे सकते थे। और सीट से मुझे एक चीज़ याद आई, इसका जो इजी एंट्री एग्जिट भी है वो भी मुझे ऐसा लगता है कि ठीक से काम नहीं करता दोस्तों। मैंने जब कंप्लेंट भी रेस की तो उनके जो रेगुलर GLA उनके पास थी उसमें भी वो सेम ही है। बेसिकली वो क्यों काम ठीक से नहीं करता मेरे अकॉर्डिंग, जब आपने एंटर करना है तो सीट को पूरा पीछे जाना चाहिए जितना हो सके। ये बहुत थोड़ा सा जाती है, उतना मतलब जाने का कोई फायदा नहीं है। दैट इज नॉट इजी एंट्री। मतलब अगर किसी ने सीट एडजस्टमेंट वैसे की है कि बहुत आगे करके कोई बैठता है तो उसको तो वो लगेगा कि हाँ मुझे थोड़ा सा इजी एंट्री जो है वो हो गई। बट एग्जिट में भी कोई ऐसा नहीं मुझे लगता, और ना ही एंट्री में होता है कि वो पूरी पीछे गई, जैसे ही आप बैठे गाड़ी ऑन की और सीट अपनी पोजीशन पे आ जाए, नहीं, वो बहुत थोड़ा सा ही उसका डिस्टेंस है ये वाला। और ब्रांड का ये कहना है कि नहीं ये इसका ऐसे ही काम करता है। तो ये भी आप मुझे बताइए कि अगर आपके पास GLA है या GLC है तो क्या वो पूरा पीछे जाती है आपकी सीट, और जब आप ऑन करते हैं तो पूरा आगे आती है? तो ये कुछ कमियां मुझे लगी हैं। और प्रैक्टिकलिटी में मैं बात करना चाहता हूँ, इसकी बूट स्पेस थोड़ी सी लिमिटेड है। खुशी की बात या अच्छी चीज़ ये है ब्रांड की तरफ से कि जो टायर है वो स्पेस सेवर थैंकफुली दिया गया है। बहुत ही पतला है, 145 उसकी विड्थ है, बिल्कुल स्प्लेंडर जैसा टायर ही लगता है उसका देखने में। बट दिया गया है टायर आपको कि कहीं आप फंस गए हैं, आपकी गाड़ी पंक्चर हो गई है, तो आप स्पेयर व्हील लगा के अपना चला सकते हैं। आपको पंक्चर लगवाने की ज़रूरत जो है तुरंत नहीं है, बाद में भी आप लगवा सकते हो। बट एट द सेम टाइम जो इसकी बूट स्पेस है वो बहुत ही नॉर्मल है। मुझे पेपर्स में तो नहीं पता, बट मुझे तो उसकी T-Roc से भी कम लगती है। बट ओवरऑल क्वालिटी बहुत अच्छी है, जो सारे वो कारपेट एंड एवरीथिंग। और जो बूट स्पेस का जो लोडिंग लिप भी है, लोडिंग लिप के पैरेलल ही बेसिकली उसके बिल्कुल ऐसे सीधा ही जो बूट स्पेस है वो है। तो जब मेरी गाड़ी खड़ी रहती है कहीं स्लांट पे तो मेरा सामान स्लाइड होके नीचे आ जाता है थोड़ा सा, जैसे मेरा बैट, मेरे बॉल्स या कुछ और स्टफ जो रहता है, फर्स्ट एड किट। तो जितनी बार भी मैं गाड़ी का बूट खोलता हूँ जो कि जेस्चर बेस्ड है, आप बेसिकली यू जस्ट नीड टू पॉइंट एंड इट विल ओपन, तो उसका जो सामान है क्योंकि वो पैरेलल है बिल्कुल लोडिंग लिप के, तो वो नीचे को आ जाता है, गिरने का डर भी रहता है। मतलब मुझे एक बार ध्यान रखना होता है कि ऐसा कुछ मैं ना रखूं, क्योंकि उसको रोकने के लिए वो कुछ है नहीं ना, सीधा ऐसे ही है। तो ये कुछ बहुत ही हल्की फुल्की, देखिए शॉर्ट कमिंग्स तो नहीं बट कुछ हल्की फुल्की चीज़ें जो मैंने नोट की हैं, जो मुझे लगता है कि उसमें इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। फीचर्स थोड़े से और ऐड किए जा सकते हैं जो भी इसका फेसलिफ्ट या न्यू जेन आएगी। तो ब्रांड के पास डेफिनेटली कुछ स्कोप है चीज़ों को लेके। और पीछे वाली जो सीट्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी आ रही है, यस यहाँ पे AC वेंट्स दिए गए हैं, ये जो हल्की फुल्की स्टोरेज स्पेस भी दी गई है, बड़ी प्रैक्टिकल है सब कुछ। बट इवन देन मुझे ऐसा लगता है कि इनको जो 3 जोन AC है वो देना चाहिए, पीछे अलग फैन की सेटिंग्स जो है वो होनी चाहिए। तो एंट्री लेवल लग्जरी कार्स में कई बार ज़रूर ब्रांड आपको ये याद दिलाने की कोशिश करता है कि चाहे आपने
पैसे तो हैं वो लगाए हैं, काफ़ी पैसे आपने लगाए हैं, अपने पैसेंजर सेगमेंट को स्किप करने की कोशिश की है, बट लग्जरी सेगमेंट में अगर आप आए हो तो हम आपको सब कुछ नहीं दे सकते। ब्रांड आपको ये याद दिलाने की पूरी कोशिश करता है और ब्रांड इससे ये आपको मोटिवेट करने की कोशिश भी करता है कि आप उनकी ऊपर वाली गाड़ी कल को GLC या सीडैन E-क्लास या कुछ और जो है वो देखिए, इसी से आप संतोष या इसी से आप संतुष्ट ना होइए। दोस्तों अभी क्या है, लुधियाना हम पहुंच चुके हैं और ट्रैफिक शुरू हो गया फिर से। गाड़ी मेरी चली है 123 किलोमीटर्स के आसपास। 8-10 किलोमीटर का स्ट्रेच जो है वो ट्रैफिक वाला रहेगा। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि जो फ्यूल एफिशिएंसी वाला नंबर है वो अकेला फिर आप ये मान के चलिए कि हाईवेज़ का नहीं है, उसमें 40-50 किलोमीटर आन जान में जो स्ट्रेच था मेरा वो ट्रैफिक वाला ही है, जिसमें स्पीड की जो रेंज है वो 30-40 के आसपास मैं कह सकता हूँ। क्योंकि ये देखिए मैं एक कैनाल रोड है, उस पर रश रहता है, तो उस पर मेरे जो अभी गियर है वो चौथा 5वां, स्पीड जो है वो 40 के आसपास। तो ऐसे से स्ट्रेच से मैं निकलूँगा, कभी रुक गया कभी चला गया, टोल पे भी रश था। तो अकेले हाईवेज़ का आप ये मत मान के चलिए, आप ये मान के चलिए कि ये 75% ऑन द हाईवेज़, दैट टू नॉट एन एक्सप्रेस वे, 20% इन द सिटी जैसे आप रश जो है वो देख पा रहे हैं। तो जस्ट मैं आपको नंबर जो है वो अभी घर पहुँच के कि डीजल गाड़ी जिसका 400 Nm का टॉर्क है, जिसकी सुपर डुपर बढ़िया कंफर्ट है, सस्पेंशन इट्स काइंड ऑफ आई विल से बहुत मज़ा हाईवे पे आता है, बट अगर आप शहर में चलाओगे थोड़ी बुरी सड़कों पे तो सस्पेंशन आपको महसूस इसकी जो है वो स्टिफ होती है। मज़े से मैं गाने सुनते भी आया हूँ बीच बीच में, जब मैं आपके साथ वीडियो नहीं बना रहा था। तो स्पीकर्स की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, और जब बहुत अच्छी की मैं बात करता हूँ तो बजट कार्स के कंपैरिजन में क्या रहता है, जिनमें ब्रांडेड स्पीकर्स ज़रूर आते हैं उनमें बेस को स्ट्रॉन्ग रखा जाता है, बेस तगड़ी होती है, उसमें आपको वो धुम 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 है ना, ये वाली चीज़। इसमें क्लैरिटी को थोड़ा सा प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाती है, और बाकी ठीक है, इक्वलाइजर से आप बेस को भी अपना ऊपर बढ़ा सकते हैं सब कुछ। तो इसमें जो एक साउंड क्वालिटी का मज़ा है वो थोड़ा डिफरेंट है। आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि उससे कुछ ज़्यादा है, बट जिसको बेस अच्छी लगती है उसको ठीक है। एल्कजर में जैसे हमारे पास बोस के थे, मज़ा आता है। JBL के स्पीकर्स टाटा में देखा है मैंने कि बढ़िया रहते हैं, तो इसका एक अलग तरीके से मज़ा है। जिस तरीके से रिवर्बरेशन होती है, इको होती है, तो वो बहुत मज़ेदार रहता है एक्सपीरियंस। एंड अदरवाइज जो इंसुलेशन जो है, टायर की नॉइज़ अंदर नहीं आती, सिर्फ इंजन का नोट अंदर आता है, एंड दैट टू व्हेन यू पुश, तो वो एक अलग मज़ा है कि इंसुलेटेड कैबिन में जब आप अपना म्यूज़िक सुनते हो तो वो एक अलग बढ़िया तरीके से जो एक्सपीरियंस है वो रहता है। तो ये चीज़ है। बाकी आई हैव टू से कि जो ये ऑटो डिमिंग IRVM है, उसके साथ जो पीछे मैं देख पा रहा हूँ कि जो रियर व्यू है बेसिकली दैट इज़ वेरी नाइस। ORVMs का साइज़ भी अच्छा है, तो ऐसे आपको ड्राइविंग जो है वो बहुत ही मज़ेदार रहने वाली है। जो इसके पैडल्स में डिस्टेंस है दैट इज़ ऑल्सो फाइन, और ADAS इस गाड़ी में फ्रंट असिस्ट जो है बेसिकली इट्स देयर। ब्रांड ने बोला था कि इसको ऑफ कर दीजिए, मैंने ऑफ नहीं किया बिकॉज मुझे T-Roc में भी है मेरे, तो मुझे इसकी आदत है। आई अंडरस्टैंड कि कैसे जो ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग है वो काम करती है, तो आई एम प्रेटी मच ओके विद दैट, वो मैंने ऑफ नहीं किया। बाकी पार्क पायलट इज़ ऑल्सो देयर, तो ईजी रहता है सब कुछ। वो फीचर डेफिनेटली हेल्पफुल है आज की डेट में, जैसे सिटी ट्रैफिक हो गया है या टाइट स्पेसिंग में गाड़ी आपने पार्क करनी है। और अच्छी चीज़ ये भी मुझे एक लगी कि इसकी जो पैनोरामिक सनरूफ है वो पैनोरामिक काइंड ऑफ नहीं है, इसमें डबल है, ताकि पीछे वाले को भी जब एक मौसम अच्छा हो तो एरी अगर आपने फील लेनी है तो वो खुल जाता है, बट उसमें आप अपना हेड पॉप आउट नहीं कर सकते। हेड पॉप आउट करना भी नहीं है ऑब्वियसली, बट दो होने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो ये एरिया है इसमें एक बीम बेसिकली रहता है, तो सेफ्टी को लेके ये चीज़ डेफिनेटली बेहतर है। और मुझे ये बड़ा सही सोल्यूशन भी लगा कि इंस्टेड ऑफ हैविंग दैट वन पैनोरामिक सनरूफ, ये ट्विन हो जानी चाहिए, और चाहे ये भी ना खोले कोई ऐसा मसला नहीं है। तो ये मुझे चीज़ अच्छी लगी कि सेफ्टी को लेके, भगवान ना करे किसी की भी कार अगर टर्न टर्टल होती है तो रूफ में अगर कुछ ऐसा चीज़ है कि आपके रूफ तो स्ट्रेंथ को लेके जो कॉम्प्रोमाइज़ रहता है पैनोरामिक सनरूफ में, वो इसमें किसी हद तक नहीं है, क्योंकि ये बड़ा मोटा, बहुत ही मोटा, इतना मोटा जो बीम है वो दिया गया है। तो मुझे ये भी चीज़ इसमें अच्छी लगी। और इसमें अगर सनरूफ ना भी होती तो भी ये मैं गाड़ी ले लेता। मैंने सनरूफ इसकी, तब मुझे याद है मैंने देखा भी नहीं कि इसमें ऐसा कुछ है कि नहीं, क्योंकि इतना तो हम अज्यूम करके चलते हैं कि कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ही, बट इट इज़ नॉट। इस चीज़ के कारण गाड़ी लिया, गाड़ी सीधा सीधा हमने लिया है 400 Nm टॉर्क और ऑल व्हील ड्राइव के कारण। तो अभी जैसे आप देख पा रहे हैं ट्रैफिक जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, तो नंबर मैं देख पा रहा हूँ, जो मैंने बड़े अच्छे नंबर आपके साथ शेयर करने थे वो थोड़ा ड्रॉप ज़्यादा हो गए हैं, बट इवेंचुअली जो नंबर आएगा रियलिस्टिक आएगा, मैं अभी आपको जाके बताता हूँ। दोस्तों बिफोर टेलिंग फ्यूल एफिशिएंसी नंबर्स, सीट की मुझे
ये जो मैनुअली ही आप यहाँ पे इसको अपनी थाई सपोर्ट को एक्सटेंड या क्लोज इन कर सकते हो, वो मुझे अच्छी लगी चीज़ इसमें। बाकी आपके पास एडजस्टमेंट के लिए ये यहाँ पे पावर्ड सीट्स हैं दोनों तरफ, इस तरफ भी हैं और इस तरफ भी। और मेमोरी जो है वो 3 मेमोरी फंक्शन के साथ आती है, 3 बंदे इसकी सेटिंग्स को कर सकते हैं। मैंने अपने नंबर 1 की गई है। और उससे याद आया कि अभी थोड़ा सा मैं थक गया हूँ, तो मैं इसको थाई सपोर्ट को थोड़ा सा ये देखिए ऊपर जो है वो कर लेता हूँ और हाइट भी थोड़ी सी ऊपर कर लेता हूँ। ये देखिए, तो ये अभी यहाँ पे किया और मैंने 1 जो है उस पर सेटिंग कर दी। तो इट्स वेरी इजी, वेरी कन्वीनियंट, बिकॉज यहाँ पे ही आपको दिया गया है। और बटन्स की क्वालिटी यहाँ पे तो है ही सारी, ये जॉयस्टिक भी है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। ये मटेरियल लेदर है, सामने इट्स काइंड ऑफ सॉफ्ट रबर, बहुत ही टॉप ग्रेड क्वालिटी है। और आप याद रखिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए धूप पे जब मेरी गाड़ी खड़ी रहती है तो मैं वो अम्ब्रेला एंड वाइट टॉवल अपनी स्क्रीन को प्रोटेक्ट करने के लिए रखता हूँ, ताकि जब इसकी वारंटी खत्म हो जाएगी तो ये मेरी जेब पे बहुत ज़्यादा भारी ना पड़े। तो कुछ चीज़ों का ध्यान आपको खुद ही रखना होता है दोस्तों। तो दोस्तों 128 किलोमीटर गाड़ी मैंने चलाई है। मेरा घर अभी सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है और 3 घंटे मैंने गाड़ी चलाई है। 43 किलोमीटर्स पर आवर की एवरेज स्पीड जो है वो बनी है, बिकॉज ट्रैफिक जो था 25% में, जितना मैं आपको कह रहा था उससे ज़्यादा था। टाइम आप देख रहे हैं कि सिर्फ 43 की स्पीड निकली है। और फ्यूल एफिशिएंसी जो निकल के आई है दोस्तों, वो है 15.9 kmpl। जब मैंने ये वीडियो बनानी शुरू की थी ना, तो मैंने क्यों की थी, क्योंकि जब मैं गया था वापस, जब मैंने स्पिरिटेड ड्राइव नहीं की थी और ट्रैफिक लाइट था दोपहर को, टेम्परेचर एसी का मैंने 22 ही सेट किया हुआ था, तब वो नंबर 17.8 था। जो एक्साइटमेंट देख के मुझे लगा कि चलो आपको मैं ये फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट करके दिखाता हूँ। बट स्पोर्ट्स मोड में गाड़ी चली है, हाई आरपीएम पे गाड़ी चली है, रास्ते में ट्रैफिक ज़्यादा हो गया, तो वो नंबर ड्रॉप होके अभी एवरेज नंबर जो रह गया है वो है 15.9। और ये भी अभी कितनी देर तक मैंने 16.5 के आसपास मेंटेन किया हुआ था, बट अभी एक जगह पे एक्सीडेंट हो रखा था, गाड़ी धीरे धीरे चली, तो ये नंबर जो है 15.9 kmpl। और ये मैंने एक्चुअल में दोस्तों गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी 19 या 20 भी जो है वो मैं निकाल लेता हूँ। अब सच मानिएगा, शहर में आराम से ये 12-13 की मुझे देती है। और हाईवेज पे खास करके जब मैं रात को एक राउंड लगाता हूँ जहाँ पे ट्रैफिक नहीं रहता, तो इवन 50 to 70 भी मेंटेन करके रखता हूँ जस्ट फॉर द लेजर ड्राइविंग। तो ये बहुत ईजिली 18.5 से 19 जो है वो दे देता है। यहाँ पे मुझे इसने 16 के आसपास जो है वो नंबर रिटर्न किए हैं, जिसका मतलब ये 5 रुपए से थोड़ा सा ऊपर पर किलोमीटर मुझे जो है वो पड़ा है। तो डेफिनेटली इट्स स्टिल एक्सट्रीमली वैल्यू फॉर मनी, बिकॉज टॉर्क 400 Nm का है, गाड़ी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, 2000 सीसी का डीजल इंजन है, 190 PS की पावर है। तो ये आंकड़ा जो है फाइनली निकल के आया दोस्तों। तो आप मुझे बताइए ये एनालिसिस मेरी GLA 220D के आपको कैसे लगे, कि क्या आपने इतनी फ्यूल एफिशिएंसी एक्सपेक्ट की थी? आपके पास कौन सी गाड़ी है? अगर डीजल गाड़ी है तो उसका नंबर क्या आ रहा है, आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। नई गाड़ी अगर आप लेना चाहते हो तो wallclub.com पे जाके हमारे मुनीश जी या अक्षय जी से आप कंसल्टेशन जो है वो ले सकते हैं। दोनों ही इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं। एंड अगर आपको पैन इंडिया PDI नई गाड़ी की करवानी है या यूज्ड कार की करवानी है, तो भी आप wallclub.com पे वो सर्विस जो है वो बुक कर सकते हैं। एंड मैनी अदर सर्विसेज लाइक इंश्योरेंस, न्यू कार कोटेशन, बेस्ट कोटेशन, बेसिकली यूज्ड कार की आपकी कोई रिक्वायरमेंट है वो आप बताइए, तो पंजाब में और चंडीगढ़ में हमारे जो ट्रस्टवर्दी पार्टनर्स हैं दे विल कॉन्टैक्ट यू। तो ऐसा एक मंच wallclub.com मैंने बनाने की कोशिश की है, जहाँ पे आप जाके जैसी भी आपको सर्विसेज चाहिए आप देख सकते हैं। एंड इंस्टाग्राम पे एंड यहाँ पे आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। क्यूरेटेड रिक्वायरमेंट्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो ज्वाइन भी कर सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल फीस मैंने रखी हुई है। और इंस्टाग्राम अगर आप यूज़ करते हो वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और ट्विटर पे अगर आप एक्टिव हैं तो वहाँ पे भी @wallclub आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और ये वीडियो देखने के लिए थैंक्स। अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए इस गाड़ी को लेके आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि इसका वॉक अराउंड करना है या कुछ और अगर आप चाहते हैं T-Roc के साथ कंपैरिजन, वो भी आप मुझे बता सकते हैं। जो भी आपके मन में है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच। सी यू सून दोस्तों।